लेक्चर नंबर 13 भी स्टार्ट करते हैं। ओके, बी एंड सी सी में रहेगा पूरा। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आ जाता है इंडक्टर। तो ट्रांजिएंट पढ़ने से पहले हम इंडक्टर और कैपेसिटर को पहले पढ़ लेते हैं। तो इंडक्टर के बेसिक्स की बात करेंगे। तो एक कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर एक अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होती है, ओके, और वो हेल्प करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, तो उसके अराउंड ऐसे फील्ड जनरेट हो जाती है। और जिसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड के अपने फिंगर से निकाल सकते हैं। मतलब आप अपना राइट हैंड लीजिए और थंब को आप पॉइंट कीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है, करंट के डायरेक्शन की तरफ, और इनको आप कर्ल कर लिए अपने फिंगर्स को, तो वो जिधर कर लूँगी वो आपकी फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो फील्ड आपकी जनरेट हो रही है। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं काफ़ी वीक होती है कंडक्टर के मामले में। ओके, तो ये याद रखेंगे। बट इंडक्टर भी सेम चीज़ करता है। एक इंडक्टर के थ्रू, जब ये इंडक्टर है, कॉइल है, इसके थ्रू जब करंट फ्लो होती है तो वो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है वहाँ पे इंडक्टर का मौजूद होना ज़रूरी है, कॉइल का मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लक्स लाइन्स हैं, ये सारी की सारी ग्रुप ऑफ आपकी फ्लक्स लाइन है। ओके, तो उसका नेक्स्ट देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है इंडक्टर का। तो मेन यही एडवांटेज है इंडक्टर का कि इसके अराउंड आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा सकते हैं, जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक ही रहती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने क्या किया, एक इंडक्टर को लेके एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम करंट की ग्राफ बनाएं जो कि साइनसॉइडल है, कुछ इस तरीके से, ये आई टी है, तो इसके अराउंड एक फ्लक्स जनरेट होगा जो भी इसी तरीके का साइनसॉइडल ग्राफ में होगा, फाई टी। ओके, तो हम यहाँ पे ईएमएफ कह सकते हैं कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, या फिर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे माइनस क्यों आता है वो भी देखेंगे, और लेंज लॉ की वजह से ये माइनस आता है। मतलब जो माइनस है इसको डिफाइन करता है, तो लेंज लॉ डिफाइन करता है। ओके, इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एक तो ये ई है, ईएमएफ, और एक ये वोल्टेज है वी। वोल्टेज तो आप ऑलरेडी दे रहे हो वोल्टेज सोर्स से, और ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है वो हमें देखना है। तो वोल्टेज आप जब देते हो वोल्टेज सोर्स से, ठीक है, सप्लाई करते हो, तो उसकी वजह से करंट जनरेट होती है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये करंट कहाँ से आई, इस वोल्टेज सोर्स से बाहर निकली, करंट जनरेट। करंट के जनरेट होने की वजह से आपका ये फ्लक्स जनरेट होता है, ये जो फाई जनरेट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स कहाँ से आया, करंट की वजह से, करंट के फ्लो करने की वजह से इस, ठीक है, इंडक्टर के अंदर करंट जब फ्लो कर रही है, और उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ये मेन चीज़ है कि फ्लक्स, ये जो ईएमएफ है, ये एक्चुअली में क्या है, ये चेंज ऑफ फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्लक्स की वजह से ही आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो ईएमएफ है एक्चुअली में वो वोल्टेज की वजह से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे यही मेन चीज़ है कि वोल्टेज की जो इक्वेशन है वी इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी के इक्वल होती है, और ईएमएफ जनरेट तो वोल्टेज की वजह से होता है, बट अपोजिट साइन को लेके जनरेट होता है। तो इसी वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे है। ओके, ये नेगेटिव साइन है, और इसी ये किसको, मतलब इसको कौन डिफाइन करता है, लेंज लॉ डिफाइन करता है इस नेगेटिव साइन को, कि आपका अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है ईएमएफ। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वजह से इस इंडक्टर कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है जो इसके अपोजिट है। वी इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, अपोजिट साइन टू डेट ऑफ ई। और v को हम और क्या लिख सकते हैं, एक तो एन डी फाई बाई डी टी फ्लक्स का रिलेशन हो गया, वोल्टेज ऑफ फ्लक्स का, दूसरा रिलेशन हो गया वोल्टेज ऑफ करंट का, जहाँ पे एल आ जाता है, वी इक्वल टू एल और डी आई बाई डी टी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने ये लिखा है डायरेक्ट कि ये आपका वोल्टेज की वजह से करंट जनरेट हो रही है। तो वोल्टेज भी किसके प्रोपोर्शनल है, डी आई बाई डी टी के, चेंज इन करंट विद टाइम। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट को आएगा, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, वो एल होगा आपका, उसी को आप इंडक्टर कहते हैं। ओके, ये इंडक्टर क्या होता है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट जो होता है वो इंडक्टर होता है। तो ये इंडक्टर को हमने डिफाइन किया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, फ्लक्स लिंकेज। ये साई जो आपका है सिंबल, ये कुछ इस तरीके का, ये आपका फ्लक्स लिंकेज है। ये किसके इक्वल होता है, एन इंटू फाई के। ओके, ये इसके इक्वल है, ये आपका फ्लक्स है, ये फ्लक्स लिंकेज है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो फ्लक्स लिंकेज है आपका साई इक्वल टू एन फाई। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, वी इक्वल टू क्या लिखा था हमने, ये लिखा था एन डी फाई बाई डी टी, तो हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू डी साई बाई डी टी, क्योंकि एन फाई ही आपका, मतलब इसमें क्या है, एन को अंदर भेजो अगर, और ये डी एन फाई क्या हो जाएगा, डी साई, तो वी इक्वल टू डी साई बाई डी टी। तो आपका जो जितना फ्लक्स लिंकेज का रेट ऑफ चेंज है, तो वही आपका वोल्टेज है यहाँ पे। ओके,
यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि साई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, और उसी का प्रोपोर्शनलिटी को हटाने का कांस्टेंट आपका एन है। ओके, ये एन क्या है, इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने का कांस्टेंट, या फिर फाई, क्योंकि फाई डिपेंड कर रहा है, मतलब फाई आपका कहाँ से क्रिएट हो रहा है, आई की वजह से, करंट के फ्लो होने की वजह से आपका फ्लक्स हो रहा है, तो फ्लक्स लिंकेज भी आपका करंट की वजह से ही आएगा। तो फाई इजकल टू एल आई। तो दूसरा फॉर्मूला ये है कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई का जब आप कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो आपका इंडक्टर होगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत है, फाई इजकल टू ये साई इजकल टू आपका एल आई, वी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। एक तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। एक ये है आपका साई इजकल टू एल आई। तो ये दो फार्मूले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी ई एम एफ है, ई इजकल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और आपका वोल्टेज है वी इजकल टू एन डी फाई बाई डी टी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ई एम एफ में नेगेटिव साइन लगा दिया है। ओके, कौन सा लॉ इसको डिफाइन करता है, लेंज लॉ इसको डिफाइन करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एल इजकल टू वी अपॉन डी आई बाई डी टी। ओके, क्योंकि v इजकल टू एल डी आई बाई डी टी था तो l को एक तरफ रहने दिया और इसको इसके नीचे ले गए। अब आप ये कंपेयर करो कि रजिस्टर और मतलब रजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बीच में, या ये L क्या है, अच्छा ये असल में इंडक्टेंस है, नॉट इंडक्टर। इंडक्टर तो वो कॉइल है जिसको हमने नाम दिया है, जैसे कि ये रजिस्टर होता है, बट ये R क्या है, ये रजिस्टेंस है। ओके, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, R इजकल टू वी अपॉन आई। तो R किसको अपोज करता है, रजिस्टेंस क्या होता है, वो प्रॉपर्टी एक रजिस्टर की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को। ओके, तो I करंट, और इंडक्टर क्या करता है, असल में वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज नहीं करता, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। ये डिफरेंस है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक इंडक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है और एक रजिस्टर करंट के फ्लो को ही अपोज करता है। तो इंडक्टर क्या चाहेगा कि करंट जो जिस रेट में फ्लो हो रही है उसको फ्लो होने दो, उसका रेट आप मत बदलो। तो ये एक इंडक्टर चाहता है, रजिस्टर क्या चाहता है कि आप करंट को ही मत फ्लो होने दो। तो ये दोनों में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद यहाँ से आ गया कि एन फाई इजकल टू एल आई। ओके, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, साई के इक्वल है दोनों ही। ओके, तो एन फाई इजकल टू एल आई, तो एल इजकल टू क्या आ गया, एन फाई अपॉन आई, और इसकी यूनिट होती है इंडक्टेंस की हेनरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। जब एल इजकल टू ये है एन फाई अपॉन आई, इसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल का, फाई फ्लक्स है, आई करंट है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। फिर इसी लेक्चर 13B में कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं इंडक्टर जो है हमारा, तो दो तरीके का हो सकता है, एक तो लीनियर हो सकता है, एक नॉन लीनियर हो सकता है। तो जब लीनियर की बात करते हैं, लीनियर केस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि लीनियर केस में हम ले रहे हैं एक एयर कोर, मतलब ये कॉयल है, कॉयल ऐसे ऐसे ये बाउंड है और इनके बीच में एयर है और कुछ भी नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं डाला हुआ है। वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है वो वैरी कर रहा है, अगर मतलब हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। अगर हम करंट को 10% बढ़ा रहे हैं तो आपका फ्लक्स भी 10% बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट को 90% बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स भी आपका उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे करंट और फ्लक्स के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो आपका एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप एक कांस्टेंट है। ओके या फिर क्या होता है, L इजकल टू वी अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये तो हमने देखा, ये V इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। तो V और डी आई बाई डी टी के बीच में भी रिलेशन है, तो उसका ग्राफ भी आपका ऐसे ही बनेगा स्ट्रेट लाइन और उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। ये तो लीनियर केस की बात आ गई जहाँ पे हमने एक इंडक्टर को लिया है जिसमें कॉयल में कुछ भी नहीं है, कॉयल के बीच में एयर है। ओके, फिर नॉन लीनियर केस को लेते हैं, तो ये क्या है, ये पूरा मटेरियल है, ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, मटेरियल में आयरन हो सकता है और भी डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं। तो ये आपका आयरन है पूरा। ओके, ये आयरन कोर है। अब आयरन कोर हमने डाला हुआ है, एयर की जगह हमने आयरन कोर डाला, ये कॉइल बॉन्ड है और ये आपका सोर्स वोल्टेज है, इसमें भी करंट जा रहा है। यहाँ पे दो एलिमेंट और अलग से आ गए, वो क्या है, वो आपका एक तो L है जो लेंथ है इसकी, जो मटेरियल हमने डाला आयरन कोर की, और एक इसका एरिया है। ओके, एरिया कैसा होगा, इस तरीके से देखेंगे तो ये होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, ये आयरन कोर है आपका, तो ये जो है ये पूरा आपका एरिया है आयरन कोर का। ओके, ये एरिया है, ये एरिया है, ये लेंथ है, और इसके ऊपर ऐसे वाउंड है, ये ऐसे वाउंड है आपका। ओके, यहाँ पे L और A दो चीज़ें और आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या कहा है, अगर हम करंट को 10% से बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स भी आपका 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट को 60% से बढ़ा रहे हैं तो अभी तो वो भी 60% से बढ़ रहा है, बट करंट को हमने 80% बढ़ाया, बट फ्लक्स अब हमारा बढ़ेगा नहीं, वो 60 से 80 के बीच में कहीं पे जाके वो सैचुरेट हो गया,
फ्लक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही हो सकता था, तो अब फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो गया। तो एक लेवल पे जाके मतलब पहले तो हम कह सकते हैं जैसे ये ग्राफ में देखो ये लीनियर पार्ट है इसका, फिर थोड़ा सा कर्व है, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन हो गई ऐसी। तो फ्लक्स आपका जो है वो करंट के संग पहले तो बढ़ा, ये करंट और फ्लक्स का ये ग्राफ है, पहले तो बढ़ा एक लिमिट तक, बट फिर थोड़ा सा करवाया उसमें, फिर वो सैचुरेट हो गया, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। तो ये सैचुरेशन है आपका फ्लक्स का। ये नॉन लीनियर बिहेवियर है एक इंडक्टर के लिए। ऐसी रिलेशन आपका V और di/dt के बीच में भी है कि पहले तो लीनियरली बढ़ा, फिर थोड़ा सा करवाया, फिर स्ट्रेट हो गया। तो ये V और di/dt के बीच में भी है। तो ये तो बेसिक पार्ट हुई जो हमने ऊपर वाले लीनियर केस में देखा, वही नॉन लीनियर केस में अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं किया, बट अभी एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, सेल्फ इंडक्टेंस L = N∅I, ये सेल्फ इंडक्टेंस होता था। यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। और परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इन विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। एक ऐसा मीडियम जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जैसा कि आयरन, ओके, कोबाल्ट, निकल। तो परमेबिलिटी उन मटेरियल्स के संग एक प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटेड होती है। जैसे कि परमेबिलिटी आपका म्यू से डिनोट करते हैं परमेबिलिटी को, ठीक है, म्यू से। तो म्यू आर जो हो गया एयर की, वो हो गई 1। एयर की परमेबिलिटी एक यूनिटी होती है, 1 होती है। ओके, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला, n तो हमें पता ही है नंबर ऑफ टर्म्स है, L निकाला, L = n² μ0 μr और A/L। ओके, तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आया। ओके, फिलहाल तो मतलब इसे इंडक्टेंस ही बोलेंगे। तो L = n² μ0 μr A/L। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे दो चीज़ें अलग से आ गई, एक तो ये परमेबिलिटी आ गई μ0 μr, कुल मिला के तो परमेबिलिटी आपकी म्यू होती है, वो μ0 μr दोनों के इक्वल होती है। अब वहाँ पे समझने वाली बात है कि जो μ0 है ये आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, जिसकी वैल्यू फिक्स है 4π × 10⁻⁷ और ये आपका हेनरी पर मीटर। तो ये आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। और μr होती है वो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, वो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। जैसे कि एयर की 1 हो गई, तो एयर के लिए म्यू किसके इक्वल हो गया, म्यू = μ0 हो गया ओनली फॉर एयर। ओके, जहाँ पे ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल लेंथ ऑफ द कोर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका निकला नॉन लीनियर केस में, ये आपका नॉन लीनियर केस है ना। L = n² μ0 μr × A/L, ये आपका नॉन लीनियर केस है। यहाँ से आप कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं कि L प्रोपोर्शनल है किसके, n² × A के। अब यहाँ से आप ये बताओ कि A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो किसके इक्वल हो गया, πd²/4 के। वो किसके इक्वल हो गया, मान लो सर्कुलर कॉइल है आपकी, मतलब जो मटीरियल है उसका एरिया सर्कुलर में है, तो इसका एरिया कितना हो गया, πr²। r कितना हो गया, d/2। ये एरिया कितना हो जाएगा, πd²/4। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है। तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ से देखेंगे तो d² के, और कांस्टेंट क्या, π/4। तो एरिया प्रोपोर्शनल है d² के। तो इसी वजह से जो आपका ये जो इंडक्टेंस है ये प्रोपोर्शनल हो गया n² और d² के। d इज द डायमीटर ऑफ द कॉइल है। एक रिलेशन ये आया इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है सारे। उसके बाद इधर देखते हैं कि L = n² और हर चीज़ को नीचे ले गए हम, L/A μ0 और μr। ये जो पूरा टर्म है ये किसके इक्वल है, ये आपके S के इक्वल है, s² के। तो अभी तो L आपका ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ही है, बट यहाँ पे एक नई चीज़ आई, वो है ये s²। तो सेल्फ इंडक्टेंस में जो L है वो किसके इक्वल हो गया, n/s² के। अब ये s² क्या है, अब ये देखना पड़ेगा कि s² क्या है। ओके, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस अभी भी है और पिछले वाले केस में भी था, ये ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस ही था। ये L = n∅I, यहाँ पे बदल गया n² और क्या आ गया, n² के साथ में ये आ गया आपका ये n² और μ0 μr A/L। तो ये हो गया नॉन लीनियर केस में, जब हमने कोर को डाला हुआ है, चाहे आयरन कोर है, किसी भी चीज़ का कोर है। तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ से क्या निकल के आया न्यू फार्मूले में, L = n/s²। अभी s को देखेंगे आगे। अब कंपेयर करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है मेनली। मैग्नेटिक सर्किट में भी मतलब करंट तो फ्लो कर ही रही होगी सर्किट के अंदर, पर हम मैग्नेटिक उसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम उसको फ्लक्स को मानेंगे कि उसमें फ्लक्स है एक, उस फ्लक्स की वजह से हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक सर्किट है। तो यहाँ पे करंट है, करंट के ही मिलता जुलता चीज़ क्या, फ्लक्स, यहाँ पे जिसकी यूनिट है वेबर, और करंट की यूनिट तो एम्पेयर सबको पता ही है। यहाँ पे EMF होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। यहाँ पे मैग्नेटो मोटिव फोर्स हो जाता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो ये MMF हो गया यहाँ पे, = NI, MFF = N × करंट, वही करंट। तो एम्पियर टर्न्स इसकी यूनिट होती है, MF की एम्पियर टर्न्स इसकी यूनिट होती है, EMF की वोल्ट। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है EMF/I के इक्वल। यहाँ पे क्या है, अब ये S समझ में आएगा कि ये L = n² n/s² में S है क्या,
एस आपका क्या है, एमएमएफ अपॉन फाई। जैसे वो ईएमएफ अपॉन फाई है, ऐसी एस एमएमएफ अपॉन फाई है। तो एक्चुअल में आर के जैसा कोई अगर चीज़ की बोला कि आर के जैसा क्या लाई करता है, जैसे आर इलेक्ट्रिक सर्किट में है तो आपका मैग्नेटिक सर्किट में एस लाई करता है, जिसको हम रिलक्टेंस कहते हैं। तो रिलक्टेंस इज वेरी सिमिलर टू रेजिस्टेंस, तो ये अपोजिट फ्लक्स फाई। तो रिलक्टेंस जो होता है वो फ्लक्स फाई जो फ्लक्स है उसको अपोज करता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो किसको अपोज करता है, वो करंट को अपोज करता है, आई को। तो यहाँ से क्या निकल के आया, आर इजकल टू रो एल बाई ए रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी यहाँ पे रो, और यहाँ से रिलक्टेंस किसके इक्वल आ गया, ये हमने ऊपर से निकाला था अभी जब हमने ये पूरा एन स्क्वायर के नीचे ले गए थे इसको, ये एन स्क्वायर के नीचे ले जाके एल अपॉन ये, तो ये पूरी चीज़ रिलक्टेंस थी एस स्क्वायर, तो एस यहाँ से क्या निकलेगा, एल बाई ए और 1/μ0 μr, तो ये पूरा रिलक्टेंस हो गया। ओके, ये अपोज करता है फ्लक्स को, और ये अपोज करता है रेजिस्टेंस आपका, किसको अपोज करता है, ये करंट को अपोज करता है। ओके, यहाँ पे रजिस्टिविटी होती है और यहाँ पे ये परमेबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे रजिस्टिविटी, ऐसे यहाँ पे परमेबिलिटी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल बाई ए और ये 1/μ, ठीक है, केवल म्यू लिख सकते हैं। म्यू इजकल टू μ0 μr तो हो ही जाएगा, तो केवल म्यू क्या, परमेबिलिटी। तो जैसे रेजिस्टेंस है वैसे रिलक्टेंस है, जैसे रजिस्टिविटी है वैसे परमेबिलिटी है, ये चीज़ें मिलती मिलती चीज़ें हो गई यहाँ पे। ओके, तो ये कंपैरिजन हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में। अब नेक्स्ट और आगे आते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि एक कॉइल ली है जो कि इस रेक्टेंगुलर तरीके की है। ओके, कॉइल तो अलग है, ये कोर है। कोर आपका कुछ इस तरीके का है, जिसके दो रेक्टेंगुलर है, बीच में ये खाली है, हॉलो है, और ये कुछ इस तरीके की है। तो इसके एक इस साइड पे आपने कॉइल को बाउंड कर दिया जिसके टर्न से N1, और दूसरी साइड में कॉइल को बाउंड कर दिया जिसके टर्न से N2। तो इन दोनों कॉइल्स के बीच में जो ये इस साइड की कॉइल है और इस साइड की कॉइल है, इनके बीच में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज N1 इंटू N2 अपॉन S। S क्या है आपका, फिर से वही रिलक्टेंस, जो कि इसके इक्वल है, L अपॉन है 1/μ0 μr। तो ये रिलक्टेंस है S आपका। तो M इजकल टू N1 N2, जो अब नंबर ऑफ टर्म्स है आपके दोनों तरफ के और अपॉन S, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ओके, अब फिर ये तो एक अलग टॉपिक पूरा निकल गया। अब आते हैं इसी इंडक्टर के अंदर पावर का कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि पावर तो नॉर्मली V इंटू आई होता है। अब V हमें पता है कि V क्या है, V एक्चुअल में L di अपॉन dt है, I तो अलग से है ही, तो P हमारा L di अपॉन dt और इंटू I इसके इक्वल हो गया। अब एनर्जी क्या होती है, W, तो एनर्जी होती है इंटीग्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू टाइम, P dt। अब पावर की फिर पूरी चीज़ जो पावर की हमने वहाँ निकाली थी, L di बाई dt इंटू आई, इसको यहाँ रखा। तो अब इसमें क्या है कि ये di अपॉन dt, क्योंकि ये I का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये दोनों हटा के केवल I बच जाएगा। मतलब किसी चीज़ का इंटीग्रेशन और फिर डिफ्रेंशिएशन आपको क्या दे देगा, केवल वही चीज़ दे देगा I, ठीक है, ये I का। तो ये बन जाएगा हाफ LI स्क्वायर। ऐसे ही आपका कैपेसिटर के लिए होता है हाफ CV स्क्वायर। ये सबको पता ही है, बेसिक फार्मूले जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर ये कहाँ से आ रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है कि पावर में V की जगह LDI अपॉन dt रखा, फिर W इक्वल टू P की जगह ये पूरा रखा, तब आपका हाफ LI स्क्वायर आ गया। तो इंडक्टर जो होता है या फिर कैपेसिटर भी होता है, वो स्टोर करता है एनर्जी को, ठीक है। रजिस्टर कभी स्टोर नहीं करता, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है और कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और ये भी है कि जैसे ये आपका एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड हो रही है, ये तो हमें पता है। बट ये एनर्जी कैसी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिपेंड, मतलब सारी चीज़ होती है डी आई अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या फिर फाई कैसे जनरेट हो रहा है, आई की वजह से, फ्लक्स की वजह से, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर करती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप बात करो एक सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर भी स्टोर करता है एनर्जी को, बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमको पता है। बट यहाँ पे एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, ये सबको पता है, कैपेसिटर की यूनिट है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर लेता है, जो चीज़ स्टोर कर रहा है मतलब उसने एनर्जी को स्टोर तो किया है, पर वो मतलब आपकी काइनेटिक नहीं है, फ्लो नहीं कर रही, फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे करंट फ्लो हुई इस सर्किट में, करंट फ्लो होके और इसने चार्ज को स्टोर कर लिया। अब वो कैसी एनर्जी बन गई, अब वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई, नॉन काइनेटिक एनर्जी बन गई। ओके, तो कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है और आपके इंडक्टर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट ऑफ फिगर 2 बाय यूजिंग फिगर 1। तो ये जो फिगर 2 है नीचे, ये फिगर 2 है नीचे, ये
तो फिगर 2 के जो एलिमेंट है, मतलब जो मेन क्वेश्चन था उसमें जो ब्लू से लिखा हुआ ये कुछ भी नहीं लिखा था, केवल ब्लैक वाला था, जैसे ABCD। अभी हमें पता नहीं कि ABCD क्या है, तो आपको ये बताना है कि ABCD क्या है। और इस फिगर के अंदर ये भी नहीं लिखा था, C1 R1 ये कुछ नहीं लिखा था, केवल ये फिगर गिवन था, बस इतना था। अभी इसमें CR कुछ भी नहीं था। अब आपको बताना था कि ये कैसे गेट का क्वेश्चन है, ये फिगर 2 से करके फिगर 1 में ये सब क्या है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आपका जैसे ये टैंक है, यहाँ पे आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करो कि ये क्या है, ये सोर्स है, इससे पानी आ रहा है नीचे, तो ये क्या है, सोर्स है। सोर्स चार्जिंग को प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये टैंक में पानी स्टोर हो रहा है। मतलब इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इस टैंक में पानी आपका चार्ज के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, या फिर मतलब ये चार्जिंग हो रही है इस टैंक की। मतलब इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे कि इसकी चार्जिंग हो रही है, और नॉर्मली बोलेंगे तो पानी स्टोर हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ जैसे टैंक है वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर रहा है, जैसे कि कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, तो ये टैंक और कैपेसिटर एक जैसा ही होते हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट था। और फिर जब ये टैंक से फिर निकल गया पानी बाहर, तो ये क्या हो गया, ये टैंक से पानी डिस्चार्ज हो गया। अगर इलेक्ट्रिकल भाषा में बोलें तो पानी डिस्चार्ज हो गया। और डिस्चार्जिंग हमेशा किसके थ्रू होती है, एक रजिस्टर के थ्रू होती है। ये भी कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट कि डिस्चार्जिंग आप ऐसे हवा में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में चार्ज है, तो उसके संग आप रजिस्टर को जोड़ोगे तभी वो डिस्चार्ज होगा। ओके, इसका चार्ज इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये ज़रूरी है। तो अगर आप अब देखो इस फिगर को, तो सबसे पहले ये टैंक है पहला, ये टैंक है दूसरा। तो पहले टैंक है, तो पहला जो टैंक है उसमें क्या चार्ज स्टोर हो रहा है, तो ये जो पहला एलिमेंट A है ये क्या होगा आपका, ये C1 होगा, कैपेसिटर होगा। अब क्या हुआ कि इसमें हमने एक पाथ दे दिया, ये इनको जोड़ दिया एक पाथ से। मतलब पहला जो ये है C1 ये डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू द पाथ, और डिस्चार्ज हमेशा किसके थ्रू होता है, रजिस्टर के थ्रू होता है। तो C1 और ये C2 भी एक टैंक है, C2 एक टैंक है, तो ये C एलिमेंट है ये भी C2 हो जाएगा। अब बचा B और D, तो हम A को जो C1 है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, C2 मतलब में उसको भेज रहे हैं उसके चार्ज को, C2 को चार्ज कर रहे हैं, C1 को डिस्चार्ज कर रहे हैं। किसके थ्रू करेंगे, तो जिसके थ्रू करेंगे वो एक रजिस्टर होगा। तो इस वजह से ये जो B एलिमेंट है ये एक रजिस्टर हो गया। अब आखिरी में फिर से हमने एक डिस्चार्जिंग पाथ बना दिया, मतलब आपका C2 है, फिर से वो डिस्चार्ज कर रहा है, वो पानी को फिर से बाहर भेज दे रहा है, ये डिस्चार्जिंग हो रही है। जब ये डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्जिंग ऑब्वियसली बात है किसके थ्रू होगी, किसी न किसी रजिस्टर के थ्रू होगी। इसी वजह से ये जो एलिमेंट D है ये आपका एक रजिस्टर हो गया। तो कुल मिला के ये एक एलिमेंट A था, ये B था, ये C था और ये D था। तो ABCD आपका कैपेसिटर रजिस्टर, तो ये हो गया। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे दो क्वेश्चन लेंगे कि डेवलप वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये एक इंडक्टर है, 5 हेनरी का इंडक्टर है, और इसके थ्रू एक करंट आपका फ्लो हो रही है, और ये वोल्टेज है इसके अराउंड, ठीक है। तो ये करंट की आपको ग्राफ भी दे दिया है कि टाइम के संग करंट में, ये टाइम के संग क्या चेंज आ रहा है करंट में। डेवलप वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वेव फॉर्म ऑफ फिगर शोन, वेव फॉर्म आपको दे दी है। ओके, तो मतलब वेव वोल्टेज की वेव फॉर्म ये आपको बनानी थी, ये तो अभी हम बाद में बना के लाएंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन में हमको केवल इतना ही दिया है, जो इस लाइन के ऊपर है, ये इसके ऊपर है जो ये आपका ये गिवन है, ये सब कुछ गिवन है। अब इससे आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ग्राफ को दो पार्ट में बांटेंगे। पहले तो इसका एक टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड ये पूरा इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक टाइम पीरियड है ये। फिर इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद ये रिपीट होगा, ऐसे करके, ठीक है, ये रिपीट होगा। ये एक टाइम पीरियड है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले जब ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब करंट टाइम के संग बढ़ रही है, तो कब तक बढ़ रही है, 1 तक बढ़ रही है, 1 सेकेंड तक। फिर करंट टाइम के संग घट रही है, कब तक घट रही है, 1 से 2 तक। तो देखो एक पार्ट बना लिया 0 से 1, दूसरा पार्ट बना लिया 1 से 2। अब इसके लिए सॉल्व करना है। अब 0 से 1 में अगर देखें तो आपका स्ट्रेट लाइन है कुछ ऐसी बढ़ती हुई, ठीक है। ये तो ये अगर कहेंगे तो ये y=mx होगी इस लाइन की इक्वेशन, केवल क्योंकि ये बढ़ रही है ना कि घट रही है। तो y=mx, m क्या होता है, स्लोप सबको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यह आपका स्लोप होता है। तो आपका y2 क्या है, y2 ये है, y1 क्या है, y1 ये है, x1 क्या है, x1 भी यही है, और x2 क्या है, x2 ये पॉइंट है। तो यहाँ से ये वैल्यूज उठा ली कि 3 - 0 1 - 0। तो यहाँ से y क्या है, y किसकी आपकी वो है क्या बोलेंगे, एक्सिस। y आपका i की एक्सिस है, और x पे आपका क्या चीज़ है, t है। तो i = 3t आ गई आपकी इक्वेशन। अब v क्या होता है, v = L/di/dt, मतलब L क्या है, 5 हेनरी, तो आपने रख दिया, और di/dt किसका करेंगे, 3t का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, dt के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, केवल 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 तो बाहर आ गया, और t का क्या हो जाएगा 1, तो 15 वोल्ट आ गया। तो VL जो आपका है 0 से 1 तक वो 15 वोल्ट होगा कांस्टेंट। देखो ये ग्राफ में बना दिया, 15 वोल्ट बना दिया 1 तक,
ओके 0 से 1 तक 15 वोल्ट। अब हमें सेकंड करना है सॉल्व 1 से 2 तक। 1 से 2 तक करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है, y इजकल टू एम एक्स की जगह y माइनस वाई वन और m x माइनस एक्स वन। देखो यहाँ पे भी यही चीज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या समझो कि y1 और x1 क्या है, 0 है, मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो y माइनस वाई वन इजकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसी चीज़ को हमने y इजकल टू एम एक्स क्यों लिखा, क्योंकि y1 और x1 आपके 0 हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं उनको लिखने की। जब आप इनको हटा दोगे तो y इजकल टू ये क्या आ जाएगा, ये तो है ही एम एक्स, y इजकल टू एम एक्स आ जाएगा, यही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, y1 और आपका x1 कुछ मौजूद है। कैसे, अब यहाँ पे फिर से ग्राफ में इनको लिखो, ओके। तो अब हम 1 से 2 तक कर रहे हैं, तो देखो x एक्सिस पे तो ये तो आपका x2 हो गया, ये x1 हो गया, और यहाँ पे भी 0 से ऊपर तक कर रहे हैं। तो अब आपका ये y2 हो गया, सॉरी ये y1 हो गया, और ये 0 y2 हो गया, ओके 0 से ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, ओके। y1 ये क्यों है, क्योंकि यहाँ हम नीचे से ऊपर तक जा रहे थे। तो देखो पहले केस में y2 ये 3 एम्पेयर, पहले केस में y2 था क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे थे। फाइनल हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 3 एम्पेयर पे। अब हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, 3 एम्पेयर से शुरू कर रहे हैं इस वाले केस में, ओके। सेकंड वाले केस में 1 से 2 तक हम शुरू कर रहे हैं 3 एम्पेयर से और जा कर रहे हैं 0 पे, इसलिए y2 0 हो गया। तो देखो ये y2 को 0 कर दिया, y1 को 3 मान लिया, तो इस तरीके से ये आ गई इक्वेशन y माइनस थ्री इजकल टू 0 माइनस 3.2 माइनस 1 t माइनस 1। तो i माइनस 3 कैसा हो गया, माइनस 3t माइनस 1। ये सॉल्व करके i इजकल टू माइनस 3t प्लस 6। अब हमें उससे मतलब थोड़ी है, इसमें प्लस 6 से क्या है, हमें तो केवल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 3t का माइनस, तो ये माइनस 15 आ गया क्योंकि L तो 5 हेनरी ही है। तो ये आपका ग्राफ बन गया 15 से लेके माइनस 15। तो 1 से 2 जो रेंज है, 1 से 2 रेंज में आपका ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, माइनस 15। फिर आपका 2 से 3 अगला पीरियड शुरू होगा, तो ये फिर आपका प्लस 15, फिर नेक्स्ट ये आपका माइनस 15। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब देखो इसका शॉर्टकट, आपको ये ग्राफ ड्रॉ अगर करना है, शॉर्टकट क्या कहता है कि आपका ये ऐसे करंट बढ़ रही है और ये घट रही है। अब आपको ये देखना है कि ये ट्राइंगुलर वेव फॉर्म है, ट्राइंगुलर वेव फॉर्म इस तरीके से या नीचे जो भी है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे ट्राइंगुलर का तो वो एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा, ओके, रेक्टेंगुलर बन जाएगा ऐसा करके। ये तो आपको पता चला कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए सिग्नल सिस्टम से कि ट्रायंगुलर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो रेक्टेंगुलर बना देगा। आंसर कैसे आएगा, v क्या होता है, L di/dt। सबसे पहले इसमें L तो मौजूद होगा ही, मतलब v इक्वल टू 5 होगा, उसमें कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो पीक वैल्यू है केवल उसी को मल्टीप्लाई कर दो। तो देख लो 5 इंटू 3 और दूसरी बार में 5 इंटू माइनस 3, तो ये क्या बना देगा, ये 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट बना देगा। तो आपका ग्राफ तैयार है, रेक्टेंगुलर बना लो, इनके पीक को 15 और पीक को माइनस 15 कर दो। ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई इसको बनाने की, ओके। तो इस तरीके से शॉर्टकट में बना सकते हैं। अब हम क्या लेते हैं, इसी क्वेश्चन का अपोजिट पार्ट लेते हैं, सेम क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कैपेसिटर को लगा देते हैं और अब हम एक करंट की वेव फॉर्म को पूछते हैं आउटपुट में। करंट वेव फॉर्म आउटपुट में बतानी है आपको, और इनपुट में आपको वोल्टेज वेव फॉर्म दी है। जहाँ पे 3 एम्पियर दिया था, 3 वोल्ट दे दिया है। सेम उसी तरीके से ये 0 से 1 है, फिर ये 1 से 2 है, ये आपके 2 इंटरवल हैं, और ये आपका 5 फेरेड का है। देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक भी वही कहता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि आपको ये जो ट्राइंगुलर है ये आपका क्या बन जाएगा, आपका जब ये वोल्टेज है, वोल्टेज का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये आपका करंट बन जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो ट्राइंगुलर का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या दे देगा, रेक्टेंगुलर दे देगा। रेक्टेंगुलर देने के लिए यहाँ पे इक्वेशन क्या लगेगी, पहले तो ये समझो इक्वेशन यहाँ पे I इजकल टू ये है C dV/dt, ओके। वैसे क्या देखो V इजकल टू क्या होता है आपका 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt होता है, ठीक है ये। बट हमने अब क्वेश्चन को उलट दिया, मतलब अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को तुमको देता कि 3 एम्पियर की करंट है और 5 हेनरी की जगह 5 फेरेड का कैपेसिटर लगा देता तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता। बट उसने 5 फेरेड का कैपेसिटर लगा के करंट की जगह तुमको वोल्टेज दे दिया, तो उसने उलट दिया। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में भी तुमको डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पे भी तुमको डिफरेंशिएशन ही करना है। तो जब डिफरेंशिएशन ही करना है और ये दिख भी रहा है इक्वेशन से कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आई, आपको मिला क्या है, आपको मिला है वी, तो वी का डिफरेंशिएशन करके आई मिलेगा और सी उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो सेम वही तरीका हो गया जो पीछे किया था कि इस 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दो 3 और -3, ये आपको क्या दे देगा 15 और -15, और आपका ये ट्राइंगुलर का डिफरेंशिएशन होकर मिल जाएगा रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर का पीक वैल्यू 15 और -15 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो
तो ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं 0 से 1 तक, सेम उसी मेथड से जो पिछले क्वेश्चन में था। बस वहाँ यहाँ चीज़ें बदल गई हैं, वहाँ पे v की जगह यहाँ i आ गया है, वहाँ के i की जगह यहाँ v आ गया है, वहाँ के l की जगह यहाँ c आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, अब इससे कुछ कंक्लूजन्स के बारे में देखते हैं। कंक्लूजन क्या कहते हैं कि अगर वोल्टेज आप कर रहे हो इंडक्टर का VL = L didt, अगर वो 0 हो गया किसी वजह से, मान लो जैसे करंट है, करंट की कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो वोल्टेज पूरा 0। जैसे ये है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहे हैं, इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। बट ऐसा हो क्यों रहा है ये समझ रहे हैं हम कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है, करंट आपकी कांस्टेंट हो जाती है, जैसे ही करंट कांस्टेंट हुई वैसे ही उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और जैसे ही उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया वैसे ही VL 0 हो गया, तो वोल्टेज 0 हो गया। वोल्टेज 0 कब होता है, वोल्टेज एक केवल स्ट्रेट वायर, जैसे ये शॉर्ट सर्किट है, केवल शॉर्ट सर्किट वायर के अक्रॉस ही वोल्टेज 0 होता है। तो इस वजह से अगर वोल्टेज 0 हो गया इसके थ्रू, तो इसका मतलब कि ये एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करेगा। तो ये एक रीज़न है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में एक इंडक्टर शॉर्ट सर्किट क्यों बिहेव करता है, पूरा एक रीज़न है इसके पीछे। ओके, ये तो पहला कंक्लूजन था। फिर दूसरा और तीसरा कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि आपका जो V है V = L didt है, अगर हम dt को 0 कर दें, मतलब बहुत शॉर्ट इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ओके, तो आपका V क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इससे क्या निकल के आता है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। ओके, मतलब अगर करंट में बहुत सडन चेंज है, एकदम से चेंज है, मतलब जैसे करंट की ये ग्राफ है, एकदम से ये ऊपर हो गया, ओके, तो ये चीज़ अलाउ नहीं करता। क्या चीज़, इंडक्टर। ओके, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। तो इससे एक पॉइंट अभी आगे ट्रांजिएंट में पढ़ेंगे कि I of 0 - = I of 0+। ओके, ये चीज़ यहीं से निकल के आती है कि सडन चेंज ऑफ करंट नहीं होगा, मतलब 0 - से 0+ में बहुत छोटा टाइम इंस्टेंट है, क्योंकि dt क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन टाइम लगभग 0 है, तो वहाँ पे वोल्टेज इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शन इसमें 1-2 होते हैं, वो भी देखेंगे। ओके, और टाइम जो कांस्टेंट होता है वो T = L/R होता है, और टाइम कांस्टेंट आपका कैपेसिटर के केस में RC सर्किट के केस में क्या होगा, ये आपका LC सर्किट है, सॉरी LR सर्किट है, या RL बोलो, और RC सर्किट में क्या होगा, RC ही होगा टाइम कांस्टेंट। ओके, या इसको कैसे बोल सकते हैं, दिस = R/1 ऐसे करके C, ये बोल सकते हैं। ये तो टाइम कांस्टेंट की बात हो गई कि RC में तो केवल RC होगा, यहाँ पे L/R होगा टाइम कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे फिर आता है कि फॉर सडन चेंज ऑफ करंट इन्फिनाइट सोर्स वोल्टेज रिक्वायर्ड विच इज़ रिक्वायर्ड, इन्फिनाइट सोर्स वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड, ओके, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसी वजह से इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, बट प्रैक्टिकल इंडक्टर है फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट चाहे प्रैक्टिकल इंडक्टर हो चाहे प्रैक्टिकल कैपेसिटर हो, टाइम कांस्टेंट फाइनाइट ही होगा। ओके, एक चीज़ यहाँ पे एक्सेप्शन निकल के आती है कि दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल केवल और केवल कब, एक्सेप्शन फॉर वोल्टेज इम्पल्स फंक्शन। अगर आप वोल्टेज इम्पल्स फंक्शन दे दो तो आपका जो आउटपुट में करंट है वो सडनली चेंज हो सकती है इन अ कैपेसिटर, ओके, विद अ कैपेसिटर। तो ये एक्सेप्शन है आपका वोल्टेज इम्पल्स फंक्शन। ओके, इम्पल्स फंक्शन कैसा होता है, मतलब एकदम से ऐसे हाई पीक हो जाता है, ये इम्पल्स फंक्शन है। तो इम्पल्स फंक्शन के लिए ऐसा पॉसिबल है केवल और केवल पूरे एक नेटवर्क में या पूरे सर्किट्स में इंडक्टर अलाउ करता है सडन चेंज ऑफ करंट फॉर वोल्टेज इम्पल्स फंक्शन ओनली। नॉर्मली क्या देखेंगे कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट एंड कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, उसको भी देखेंगे आगे भी। ओके, तो ये आपका एक आइडियल इंडक्टर की अगर बात करें तो उसका जो R है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो 0 होता है आइडियल केस में। बट एक प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करेंगे तो उसके संग, उसी कॉइल के संग थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस भी होता है जो कि बहुत छोटी वैल्यू का होता है, मिली ओम्स के इक्वल, मतलब वो नेग्लिजिबल ही होता है, बट प्रैक्टिकल केस में होता तो है। ओके, मानना तो पड़ेगा। तो ये कुल मिला के ये जो पूरा है, ये पूरा ही आपका कॉइल है, ये दोनों मिला के कॉइल बना रहे हैं आपकी इंडक्टर की। ओके, अब क्या होता है कि एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज, ये पूरी कंडीशन कहाँ पे हो रही है, ओके, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे। इंटरटर्न कैपेसिटेंस जो है ये इज प्रेजेंट व्हेन इंडक्टर इज ऑपरेटेड एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। जब इंडक्टर को वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी या फिर हाई वोल्टेज, तो एक चीज़ और यहाँ पे आ जा रही है, वो क्या है वो देखते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी पे ये ऊपर से नीचे तक कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे मैं हाई फ्रिक्वेंसी भी लिख देता हूँ, हाई फ्रिक्वेंसी या हाई वोल्टेज पे आप जब इंडक्टर को चला रहे हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा कि ये तो आपका कॉइल है स्मॉल r और l, ये तो ठीक है, ये Z1 है आपका, Z1 R+jXL हो गया, ये भी ठीक है। इसके संग एक पैरेलल में एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा जिसको हम इंटरटर्न कैपेसिटेंस बोलेंगे। क्या, इंटरटर्न कैपेसिटेंस, ये आपका है इंटरटर्न कैपेसिटेंस।
तो ये सी सी जनरेट हो जाएगा, जो किसके इक्वल है, Z2 इक्वल टू माइनस JXC। ओके, तो इसका Z इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, ये किसका Z इक्विवेलेंट है, पूरे इंडक्टर का Z इक्विवेलेंट है। तो ये आपका Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अब ये चीज़ आपका कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये इंडक्टर कॉइल है, ये आपका सोर्स है। अगर हमने बोला कि बहुत हाई वोल्टेज है, ये हाई फ्रिक्वेंसी है, तो आपका ये जो पहला टर्न है इसके संग एक ये इंटर टर्न कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा, फिर दूसरे वाले के संग ऐसे जनरेट हो जाएगा, फिर तीसरे वाले के संग ऐसे ये जनरेट हो जाएगा इंटर टर्न कैपेसिटेंस, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा इंटर टर्न कैपेसिटेंस, फिर आपका ये आखिरी मतलब चौथे वाले के लिए जनरेट हो जाएगा। ओके, ऐसे हर एक टर्न के लिए, मतलब कुल मिला के ये समझो ये एक एक टर्न के लिए ये वैल्यू है, अलग अलग है। जब वो प्रैक्टिकली ऐसे दिख नहीं पाया, बट हर एक टर्न के लिए एक कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर टर्न कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस। ओके, तो एक ट्रांसमिशन लाइन है बहुत बड़ी, तो ट्रांसमिशन लाइन ये ग्राउंड है नीचे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रांसमिशन लाइन के बीच में भी एक इसी तरीके का कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तो कहाँ देखेंगे, EMT के अंदर देखेंगे, EMT में ये वाला। तो यहाँ पे ये तो इंटरटर्न कैपेसिटेंस हमें पढ़ लिया कि ड्यू टू इंटरनल कैपेसिटेंस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, कि ये जो इंटरटर्न कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है इंडक्टर के अंदर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम हो जा रही है। पर इंडक्टर में हमें चाहिए ही कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है अलग अलग। और आपको नॉर्मल सर्किट में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो। ओके, तो यहाँ कुछ इक्वेशंस हैं, ये तो सबको पता ही है वैसे भी, पर लिख लेते हैं। एक्सएल जो होता है वो 2πfl के इक्वल होता है। ओके, और XC जो होता है वो 1/2πfc के इक्वल होता है। ये पूरा न्यूमरेटर में रहता है, ये पूरा डिनोमिनेटर में रहता है, XL और XC। ओके, तो ये पूरा इंडक्टर का पूरा बेसिक्स और एडवांस सब हमने देखा है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटर के बारे में। ओके, और उसके बाद लेक्चर 13C को नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो कैपेसिटर के बारे में देखते हैं। कैपेसिटर का बेसिक क्या कहता है कि ये कैपेसिटर है, जैसे ये प्लेट्स हैं आपकी मेटल की, इसके बीच में ये क्या है, ये जो रेड से है ये पूरा डाइलेक्ट्रिक हमने डाला हुआ है। डाइलेक्ट्रिक को एज अ एयर भी यूज़ कर सकते हैं, एयर को एज अ डाइलेक्ट्रिक, या किसी मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट पे अगर उसको आपने एक वोल्टेज सोर्स के संग जोड़ा है, तो उस पर चार्ज ऐसे स्टोर हो जाता है, ये प्लस और ये माइनस के फॉर्म में। ओके, अपोजिट प्लेट पे अपोजिट, मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा ही है, जैसे आपका वोल्टेज सोर्स है, ये प्लस है ये माइनस है पोलरिटी, तो इसको ऐसे दिखाते हैं। तो इसी ऐसे ही ये हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये कैपेसिटर हो गया पूरा बीच में। तो चार्ज जो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो चार्ज होगा इस पे स्टोर, वो पूरा का पूरा वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, वही आपका कैपेसिटर होता है। ओके, तो कैपेसिटर आता कहाँ से, वो यहीं से आता है कि जब आप Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो Q इक्वल टू CV, तो ये C ही आपका कैपेसिटर होता है। तो C क्या हो गया, Q/V, और इसकी यूनिट हमने क्या दिया, फेरेड। साइंटिस्ट से फेरेड, तो उनकी वजह से। ओके, तो फेरेड C इक्वल टू Q/V, या फिर Q इक्वल टू CV, ये तो हो ही गया। अब हमने क्या किया है कि डिफरेंशिएशन कर दिया, दोनों तरफ लगा दिया, dQ/dt कर दिया और C dV/dt कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड को। ओके, तो ये क्या हो गया, dQ/dt आपका क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि Q इक्वल टू IT होता है, तो dQ/dt किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल हो गया। ठीक है, T को इधर ले गए, या क्या कह देंगे, Q/T इज I, और यहाँ पे dQ कर दिया, dt कर दिया। तो इसकी वजह से क्या निकल के आया कि ये जो dQ/dt है ये I के इक्वल है, इक्वल टू C, और dV/dt तो है ही। तो जैसे हमने वहाँ पे इक्वेशन करी थी कि L इक्वल टू, ये रहा आपका L इक्वल टू V/dI/dt, ऐसी इक्वेशन यहाँ पे हो गई कि C इक्वल टू I/dV/dt। तो अपोजिट हो गया, वहाँ पे V ऊपर था, यहाँ C हो गया, वहाँ पे dI/dt था, यहाँ कैपेसिटर में C dV/dt हो गया, और R इक्वल टू V/I तो होता ही होता है। तो ये सारी इक्वेशंस आप ऐसे मैच कर सकते हो तीनों की तीनों को। तो ये तो इक्वेशंस बेसिक की बात हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एनर्जी क्या होगी। एनर्जी इज P आपका P/dt इंटीग्रेशन, तो P इज VI/dt हो गया। अब I की जगह ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, ये I इक्वल टू C dV/dt, इसको यहाँ लगा देंगे, पूरे को इसको यहाँ लगा देंगे, तो ये हो गया I इक्वल टू, ठीक है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V और C dV/dt dt। तो ये dt गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गया, तो ये आपका क्या बच गया, हाफ CV²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक दिखा रहा है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है कैपेसिटर के अंदर, और आपका इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। फिर किसके अराउंड कैसी एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, और आपके मैग्नेटिक फील्ड क्या है, काइनेटिक एनर्जी के तरीके की है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये सेम उस जैसे कॉन्सेप्ट हमने इंडक्टर में पढ़े थे, सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं।
अब नेक्स्ट में क्या देखेंगे कि यहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर का केस देखेंगे। अगर आप C इक्वल टू क्यू बाई वी कहते हैं और ये जो रेशियो है या फिर आपका कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में वो लीनियर कैपेसिटर हो गया। ओके, जैसे आपने वोल्टेज को 10% बढ़ाया तो आपका चार्ज भी 10% बढ़ा। आपने वोल्टेज को 90% बढ़ाया, क्योंकि ये कहाँ से आया है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू क्यू, और यहीं पे आपका C आया है। ओके, तो इसको Q इक्वल टू सी भी यहीं से लिखते हैं। तो वोल्टेज और चार्ज अपने आप में प्रोपोर्शनल है, तो आपने ये वोल्टेज को 90% बढ़ाया तो चार्ज भी 90% बढ़ गया, तो इक्वल बढ़ रहा है। तो वहाँ पे तो क्या है कि आपका कांस्टेंट वाला केस है, लीनियर वाला केस है, ये आपका स्लोप इसका कांस्टेंट होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, आप किसके बीच में बनाओ, I के बीच में और dv बाई dt के बीच में बनाओ, या फिर आप V के बीच में, और ये आपका क्या है, Q है, ये Q ही लिखा है, ठीक, Q, तो Q के बीच में बनाओ आप। ओके, तो आपका इसका स्लोप कांस्टेंट ही मिलेगा, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी कांस्टेंट। ये तो लीनियर वाला केस हो गया। नॉन लीनियर में क्या होता है कि C जो है आपका, C की वैल्यू वो वेरिएबल है। ओके, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। वेक्टर क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड होता है, जो अब हम EDC और एनालॉग पढ़ते हैं उसके अंदर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इसका ग्राफ बना के नहीं दिखाया, इसका ग्राफ भी कुछ उसी तरीके का होगा जैसे इंडक्टर में बनाया था, कुछ ऐसे। ओके, इसको दोबारा बना देते हैं। कुछ आपका ये ऐसे गया लीनियर, फिर कर्व गया, फिर ऐसा हो गया, तो कुछ ऐसा होगा। कंक्लूजन क्या आता है कि I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पे फिर वही बात आती है स्टेडी स्टेट की, कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा। अगर स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, अगर हम DC सर्किट की बात करते हैं, जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है, DC सोर्स है, तो यहाँ पे कैपेसिटर एज ओपन सर्किट वर्क करता है। वैसा क्यों वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वेशन है I की, वहाँ इक्वेशन थी V की, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था, यहाँ पे I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी है। अगर हम क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे वोल्टेज हो जाता है 0। अब जैसे ही वोल्टेज हो जाता है कांस्टेंट, ये है स्टेडी स्टेट में वोल्टेज हो जाता है कांस्टेंट। जैसे ही वोल्टेज कांस्टेंट हुआ तो आपका डी वी बाई डी टी 0 हो गया, और डी वी बाई डी टी के 0 होते ही आपका उसका डिफरेंशिएशन, वोल्टेज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, आपका करंट 0 हो गई। और करंट 0 किस चीज़ को शो करती है, आपका ओपन सर्किट को शो करती है। ओके, I इक्वल टू 0 का कह रहे हैं तो वो ओपन सर्किट को शो कर रही है। ओके, और एक हमें बहुत ही फेमस स्टेटमेंट जो है आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर, वो क्या है, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। ठीक है, ये बहुत यूज़ होता है कि कैपेसिटर आपको DC को ब्लॉक कर देता है। तो छोटा सा स्टेटमेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। तो आपका ये भी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है स्टेडी स्टेट में, इसका मतलब वो करंट को ब्लॉक कर दे रहा है, तो वो ओपन सर्किट। और करंट कब फ्लो नहीं होती, जब ओपन सर्किट होता है, और वोल्टेज कब 0 होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने इस्तेमाल करी है। तो I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी इन्फिनाइट हो जाएगा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अगर हमने dt को 0 कर दिया। ये वही केस आ गया जो हमने वहाँ पढ़ा था इंडक्टर में, कि अगर dt को 0 कर दिया, ये dt 0 हो गया तो I की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। बट ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल। फॉर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज कैपेसिटर डोंट अलाउ इट, या फिर कैपेसिटर डोंट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज ड्यू टू, पहला फॉर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज इन्फिनाइट करंट चाहिए हमें। करंट की वैल्यू क्या है, ये करंट की वैल्यू है इन्फिनाइट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन्फिनाइट करंट प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि टाइम कांस्टेंट यहाँ RC के इक्वल होता है, जब मैंने पहले बताई दी, और ये आपका फाइनाइट वैल्यू का होता है। ठीक है, पर फिर जैसा एक्सेप्शन वहाँ पे था, वहाँ पे हमें वोल्टेज इन्फिनाइट चाहिए था, जो कि हमें प्रैक्टिकली नहीं मिल सकता, बट वोल्टेज इम्पल्स फंक्शन की मदद से मिल सकता है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, आपको करंट इन्फिनाइट चाहिए, जो आपको कैसे मिल सकती है, करंट इम्पल्स फंक्शन की मदद से मिल सकती है करंट इन्फिनाइट। ओके, तो यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटर हैज़ फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, ये जो तीसरा पॉइंट ये आ ही गया। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, करंट इम्पल्स फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमें करंट इन्फिनाइट चाहिए थी। वहाँ पे एक्सेप्शन क्या था इंडक्टर में, वोल्टेज इम्पल्स फंक्शन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें वोल्टेज इन्फिनाइट चाहिए था। ओके, जैसा कि वहाँ पे आइडियल इंडक्टर की बात करी थी तो उसके संग रेजिस्टेंस 0 होता था, ऐसे कैपेसिटर के संग भी रेजिस्टेंस 0 है। बट हम प्रैक्टिकल जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके संग दो रेजिस्टेंस होंगे, एक तो सीरीज में, एक पैरेलल में। ठीक है, वहाँ पे इंटरटर्न कैपेसिटेंस होता था इंडक्टर में, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर के संग कोई भी इंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ कैपेसिटर के संग कोई इंडक्टर नहीं होगा। वहाँ पे इंडक्टर के साथ कैपेसिटर था, यहाँ पे कैपेसिटर के साथ कोई भी इंडक्टर नहीं होगा। ओके, तो एक रेजिस्टेंस तो आपका सीरीज में जो कि वेरी लो वैल्यू का है, और वैसी बात है लो वैल्यू का ही होना चाहिए, ताकि जो कैपेसिटर का जो वर्किंग हो उसको वो ख़राब नहीं कर पाए। ओके, पूरी करंट उससे जाने दो, उसको चार्ज होने दो। तो ये लो वैल्यू का, और पैरेलल वाला आपका हाई वैल्यू का होना चाहिए। हाई वैल्यू का क्यों, अभी समझते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि मान लो 10 एम्पियर करंट हमने भेजी है,
और इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो R1 है लो वैल्यू वाला, इसी के थ्रू डायलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं। जो डायलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं कैपेसिटर में, एक्चुअल में वो यही R1 कैपेसिटेंस R1 रेजिस्टेंस जो है, इसके थ्रू जो करंट लॉस हो रही है वही डायलेक्ट्रिक लॉस है आपका एक्चुअल में। ओके, अब आते हैं वापस। मान लो 10 एम्पियर करंट आप भेज रहे हो कैपेसिटर के थ्रू, तो उसके थ्रू 9.99 एम्पियर ही जा रही है और वो उसको चार्ज कर रही है। 0.01 एम्पियर कहीं से लीकेज पाथ के थ्रू जा रही है कहीं से, तो वो लीकेज पाथ ही क्या है, पैरेलल में जो आपका रेजिस्टेंस है R2 वही है। अब आपको क्या चाहिए कि उसके थ्रू करंट जाए बहुत कम, 0.01 एम्पियर। अब बहुत कम करंट जाने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ओके, तो इस वजह से आपको बहुत कम करंट के लीकेज होने के लिए आपको R2 जो है वो चाहिए कि बहुत हाई वैल्यू का हो। इस वजह से आपका R2 वैल्यू हाई वैल्यू का होता है। ओके, तो R2 आपका क्या है, लीकेज पाथ रेजिस्टेंस है। तो ये यहाँ पे हमारा कैपेसिटर इंडक्टर का बेसिक्स पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिएंट्स।